एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है और सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, ना चेहरा, ना शरीर और ना ही लाश, सिवाय ड्रम से भरी ईंट और कंक्रीट से दबी कुचली टूटी फूटी हड्डियों के। इसके अलावा बदन से सड़कर गल चुके कुछ कपड़े, कुछ पुराने नोट के टुकड़े। दोस्तों, अगर किसी मर्डर मिस्ट्री की आपने कोई उपन्यास पढ़ी होगी तो ये अकेला केस ही एक ग्रंथ से कम नहीं है, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शर्लॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर मिस्ट्री सुलझाने वाले भी चकरा गए। आखिरकार टूटी हुई हड्डियों से मिले एक अदना से स्क्रू ने पूरी मर्डर मिस्ट्री की परतें खोलकर रहस्य को सामने ला दिया। असल में यह दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, केरल के कोच्चि शहर की सबसे खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बेहद बदबू आ रही थी और वो तारीख थी 7 जनवरी 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक का ड्रम था, उसी से ये गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन इस ड्रम को देखा गया तो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर यहाँ से इंसानी बदबू आ रही थी। यहाँ के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तोड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ रही थी। यानी पुलिस समझ गई कि कोई लाश थी जो उसके अंदर छुपाई गई थी, पर वो लाश थी किसकी कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की थी, आदमी था या औरत थी, क्योंकि ना सिर था ना पैर था। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे थे और कुछ फटे हुए नोट, जिससे जानना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये है किसका। दोस्तों, फिर कुछ टूटे फूटे जबड़ों की हड्डियां मिली, कुछ कपड़ों के टुकड़े तो कुछ पुराने नोट मिले। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई इंसानी हड्डियां मिली हैं, असल में इसका पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम चौपाल की एक सनसनीखेज वारदात में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब ये खबर अगले दिन यानी 8 फरवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई कि झील के पास एक ड्रम में लाश मिली है, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं और मरने वाला आदमी है या औरत है, इसकी भी जांच चल रही है। दोस्तों, केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए साउथ इंडिया के शर्लॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, सीबी टॉम बड़ी से बड़ी उलझनों को भी, बड़ी से बड़ी मर्डर मिस्ट्रियों को भी सुलझाने में माहिर थे। दोस्तों, अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक के पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर AK उन्मेष को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम में क्या क्या मिला है। दोस्तों, जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वाशर और टूटा हुआ जबड़ा। दोस्तों, अब बाल के छोटे टुकड़े को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच रही हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी बहुत छोटी लग रही थी। और पोस्टमार्टम वाली टीम के भी एक्सपर्ट ने कहा था कि एक लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों से के बाल से ज़्यादा थी, लेकिन फिर यह तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यह तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का है या लड़की की लाश है। अभी साइंटिस्ट रिपोर्ट आनी बाकी थी। दोस्तों, इसी बीच ड्रम से मिली हुई इंडियन करेंसी की जांच इंडियन शर्लॉक होम्स कहे जाने वाले सीबी टॉम ने की। उसमें 500 के 3 नोट और 100 रुपए का एक नोट था, लेकिन ये नोट 2018 में बंद हो चुके थे दोस्तों, क्योंकि ये नोट 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी के दौरान बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारियों ने मान लिया कि जिस किसी की भी यह लाश है, उसकी हत्या कम से कम 2 से 3 साल पहले की गई है। दोस्तों, एक्सपर्ट लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि यह मर्डर कम से कम 8 नवंबर 2016 के पहले का ही होगा। अब यह सवाल था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उसमें भी एक बड़ा सवाल था कि कैसा पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़का है या लड़की है। उसकी क्या उम्र होगी, 15 से 25 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए, पोस्टमार्टम की जाँच चल रही थी। दोस्तों, 11 जनवरी 2018 के दिन डॉक्टर उन्मेष को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वाशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर समझ में आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाईं एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में यह स्क्रू फिट किया गया था। लेकिन उस पर ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा था जिससे कोई सुराग लग सके। लेकिन ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर उन्मेष ने सीबी टॉम को फ़ोन कर दिया और बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिल गया है, लेकिन इससे कितनी मदद मिल पाएगी ये समझ नहीं आ रहा है। बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है, जिसे कभी फ्रैक्चर होने में अस्पताल में फिट कराया गया था, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ने में मुश्किल है। ये सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और डिजिटल और हाई क्वालिटी के कैमरे से उसका फोटो सेशन करवाया।
दोस्तों कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला था। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था और वो सब था पिटकर। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की एक कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोचिंग या उस एरिया में किस हॉस्पिटल में हुआ है, किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया गया था, और अब ये भी पता नहीं था कि आखिर किस साल में लगवाया गया था। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जिससे मरने वाले की पहचान की जा सके। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। दोस्तों पुलिस ये मानकर चल रही थी कि लाश से मिले हुए पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले के होंगे। इसलिए उस पिटकर कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करके डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। दोस्तों आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 स्क्रू में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। दोस्तों पूरे केरल में कहां-कहां और किन-किन मरीजों को स्क्रू लगाए गए हैं, इसकी डिटेल जानकारी निकाली गई। दोस्तों पुलिस सीबी टॉम की अगुवाई में 5 से ज्यादा पुलिस टीम के गठन किया गया, तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल पाई। इन 6 मरीजों में से 5 मरीज तो मिल गए लेकिन छठे मरीज का कहीं पता नहीं था, ना ही उसकी कहीं जानकारी मिल रही थी। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र थी लगभग 60 साल। वो महिला थी लेकिन पुलिस को शुरुआत की जांच में लग रहा था कि मरने वालों की उम्र 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा पुलिस ने जांच को इसी दिशा में आगे बढ़ाया। दोस्तों अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाईं एड़ी में ये स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया था उसका नाम निकाला गया, तब स्वाति नाम मिला। दोस्तों रिश्ते में शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस स्वाति के घर पास पहुंची पूछताछ करने के लिए। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहां है। स्वाति ने जवाब दिया दोस्तों कि कई सालों से उसके संपर्क में नहीं है। दोस्तों पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। स्वाति ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। इसके बाद के दिन से शकुंतला यानी उसकी मां मिलने नहीं आई। अब लगता है कि वो कहाँ गायब है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब उसने बताया कि मेरा और मेरी मां के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि सच में कहीं चली गई होगी, इसलिए मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की। दोस्तों अब पुलिस को काफी हद तक लगने लगा था कि नीले ड्रम में जो लाश मिली है वो शकुंतला की ही हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। अब पुलिस ने लेफ्ट एंकल से लगी हुए स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफी चोटिल हो गई थी और उसका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसी के इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था। दोस्तों ये सब कुछ केवीएम अस्पताल में हुआ था और उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी स्वाति की डिटेल मिली थी, इसलिए काफी हद तक ये समझ में आ गया था कि मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी स्वाति के डीएनए के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर ये शकुंतला है तो उसका मर्डर क्यों किया गया और किसने किया और इसके पीछे क्या वजह है। सवाल यह भी था कि बेटी और मां का ऐसा कैसा रिश्ता था कि उसे 2 साल होकर कोई चिंता नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने स्वाति की पूरी डिटेल निकालना शुरू की, साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला। इसमें पूरी कहानी उलझी थी, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तो कातिल और कत्ल की वजह सामने आ गई। दोस्तों पहले पुलिस ने स्वाति की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि सुधी नाम के लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी स्वाति इस लड़के से शादी करे। इस वजह से स्वाति कई साल पहले अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। स्वाति के 2 बच्चे भी हुए और इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदना और बेचने का धंधा शुरू कर दिया। वो स्कूटी से आती जाती थी। दोस्तों बात थे 2015 की, जब स्वाति और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद स्वाति साल 2016 के शुरुआती महीने में दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां शकुंतला के घर आ गई। दोस्तों कोची के उसी इलाके में मां और बेटी साथ में रहने लगी। दोस्तों उसी समय स्वाति की मुलाकात टीएम सजीत नाम से एक बंदे से होती है जो गवर्नमेंट कार्यरत था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सजीत कई बार स्वाति के साथ ही उसकी मां के मकान में आकर रहने लगा था। इस तरह स्वाति को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए एक सहारा मिल गया था। लेकिन स्वाति की मां शकुंतला को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों अब पुलिस ने स्वाति से पूछा कि साजिद आखिर है कहाँ। एक और बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई। दोस्तों स्वाति ने बताया कि इसी साल 2018 की 9 जनवरी को सजीद की अचानक मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों ने झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छापी थी। दोस्तों अब जांच अधिकारियों को यह अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन सजीद की मौत हो गई
इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की, तब पता चला कि वाकई हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई थी। दोस्तों, पुलिस अब साजिद का बैकग्राउंड तलाशने लगी। दोस्तों, जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि साजिद की सागिरा नाम की एक लड़की से पहले ही शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। स्वाति से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दोस्तों, पुलिस ने साजिद के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि उससे शकुंतला काफी नाराज रहती थी। इसके बाद पुलिस ने साजिद की पत्नी से पूछताछ की तो उसमें पता चला कि ये बात सच है कि उसका अफेयर बाहर चल रहा था। दोस्तों, फिर पुलिस ने स्वाति से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई तब वे कहाँ थी। स्वाति ने बताया कि मां के पैरों का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुई। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर चढ़ाकर उन्हें हम घर लेके आए, लेकिन उसके 4 दिन बाद 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। इसलिए बच्चों और मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए स्वाति अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में शिफ्ट हो गई। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो मां के पास पहुंची तो साजिद मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराजगी रहा करती थी, इसलिए वो खुद चली गई होगी या कोई और बात रही होगी। फिर मैंने उनसे कभी संपर्क नहीं किया। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच जो नीला ड्रम खरीदा गया, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। साजिद के कुछ दोस्तों से जानकारी मिली। दोस्तों, पुलिस ने साजिद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में ली और पूछताछ की तो मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। दोस्तों, साजिद के दोस्त सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला ही है। उनकी हत्या साजिद ने की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि साजिद पहले से ही शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। शकुंतला बार बार साजिद को धमकी देती थी कि इस बारे में स्वाति को सारी बातें बता देगी। 19 सितंबर 2016 को जब स्वाति घर के बाहर दूसरे लॉज में चले गई, उसी के बाद साजिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच दी। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में शकुंतला की हत्या की और फिर उसकी लाश ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीजें भरी, उसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही ना चले। इसके बाद ऑटो रिक्शे में इस ड्रम को लाद कर उसी झील में फेंक आया जहां से लाश बरामद हुई, और वो उसे फेंकने वाला और कोई नहीं, सुरेश था। दोस्तों, वही ड्रम कुछ महीने बाद उस झील के किनारे में पहुंच गया, जिसे वहां के मछुआरों ने देखा, लेकिन बदबू नहीं आने से किसी का ध्यान नहीं पड़ा। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफी बदबू आने लगी, तब पुलिस को जानकारी मिली थी। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है या ये कथा या फिर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।